करें शुरू। कुंवर नारायण, जन्म 19 सितंबर सन 1927, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी चक्रव्यूह सन 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह है। आत्मजयी, ये इनके द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है। और आज से पहले ये समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये प्रमुख पुरस्कार हैं जो कुंवर नारायण को मिले हैं। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये कुछ विशेष पंक्तियां हैं इनकी कृतियों में आई हुई, जिनको यहाँ पाठ पर एक सैंपल के तौर पर देते हैं। उनसे लगता है कि लेखक का लेख कैसा है, कैसे उनकी लेखन शैली है। तो न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। किताब अलमारी में पड़े रहे कई दिनों तक तो उस पर धूल छा जाती है, और उसकी किसी दिन आवश्यकता पड़ती है तो उसका धूल झाड़ के उसको खोला जाता है। वैसे ही किसी संदर्भ में इन्होंने ये चीज़ कही होगी। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कई सारे लेखक लिखते हैं पर वो इधर उधर की बातें, फोड़पन ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने उन सबसे हटकर ज़्यादा कठिन जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करते हुए बहुत ही सरल सहज भाषा में और संयमित तरीके से प्रबंध काव्य की रचना करी, जिसका नाम है आत्मजयी। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविता में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। वीतराग दृष्टि यानी जिसका किसी के प्रति कोई लगाव या सम्मोहन नहीं है, मतलब निष्पक्ष रूप से किसी भी तथ्य पर अपनी बात को खुले तौर से प्रकट करने वाले। हिंसा प्रतिहिंसा, नोच खसोट, ये जो समाज में कई प्रकार की चीज़ें व्याप्त हैं, उनका जो प्रभाव जिन लोगों पर पड़ता है, उनके मन की क्या स्थिति होती है, उस संवेदना को समझते हुए और इन्होंने अपने काव्य में उनको बखूबी उतारा है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इनके इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया,
फूल से लेकर बच्चे तक की है। जो पहली कविता इनकी अपने पाठ्य पुस्तक में है उसका नाम है कविता के बहाने, जो इनका एक कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, इन दिनों उससे ली गई है। तो उसमें इन्होंने क्या बताया उसका वर्णन इस पैराग्राफ में है। ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। मतलब चिड़िया, फूल और एक बच्चा, उससे कविता की तुलना इन्होंने करी है कि किस प्रकार से बच्चा ये एक फूल या फिर एक चिड़िया बिना सीमाओं को मानते हुए, मतलब सीमाओं की बंधन से मुक्त होकर सब जगह चली जाती है। तो उनसे तुलना करते हुए बच्चे भी, छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी किसी बाधा को, किसी राग द्वेष को नहीं समझते हैं, इस घर उस घर जहाँ भी जाना वो चले जाते हैं। ऐसे ही फूल है तो उसकी महक, उसकी खुशबू इंसान देखकर या प्राणी देखकर नहीं निकलती है या उसके पास नहीं जाती है। वो निर्लेप होकर बिना भेदभाव के बराबर तौर से पूरे वातावरण में फैलती है, तो जो भी उस दायरे में आता है सबको वो आनंदित करती है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फिर वहाँ कविता में दोनों की तुलना करते हुए बताते हैं कि चिड़िया की उड़ान की तो सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। चिड़िया की उड़ान भी एक लिमिट तक होती है, एक सीमा तक ही हो पाती है, उससे आगे वो नहीं जा सकती। ऐसे ही फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति भी निश्चित है। मतलब उसका जैसे ही वो खिला तो ये भी तय है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में मुरझाकर नीचे गिरने वाला है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। कविता के शब्दों में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उपकरण के रूप में इस्तेमाल होती है। उन सबके बारे में कविताओं में वर्णन किया जाता है और इन सब परिस्थितियों में कविता अमर रहती है। एक बार जब कविता को लिख दिया जाता है तो वो लिखने से आने वाले भविष्य तक, और उसमें कोई लिमिट नहीं है कि किस चीज़ का वर्णन किया जाए। जड़, चेतन, यहाँ वहाँ, इंसान, जानवर, प्रकृति, किसी का भी कविता में वर्णन किया जा सकता है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो अब आ जाते हैं कविता के ऊपर, कविता के बहाने। कवि कह रहा है, कवि का क्या नाम है? कुंवर नारायण। इतनी सी देर में भूल गए। कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण। तो कवि कह रहा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया के जाने। फिर कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कवि दोनों की तुलना करते हुए कह रहा है कि कविता की भी एक उड़ान है, जैसे चिड़िया उड़ती है। चिड़िया भी इधर उधर जहाँ उसकी मर्जी हो उड़ती रहती है। वैसे ही कविता भी हर कोई पढ़ सकता है। जब कविता एक बार प्रकाशित हो जाती है तो आजकल तो फिर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किताबें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई कविता अच्छी लगे तो वो उसको किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकता है और कविता को पढ़ सकता है। मेरे को अच्छी लगी तो तुरंत फॉरवर्ड करता है आदमी, और आजकल तो फॉरवर्ड करने का तो एक ट्रेंड है। अच्छी लगी, एक बार पढ़ते तुरंत फॉरवर्ड, फिर उसको अपने पास रखता नहीं, उसको याद नहीं रहती मैंने क्या फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करते ही वो भूल जाता है, ग्रहण नहीं करता। ज्ञान का भंडार है लेकिन वो काम का नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्ञान बढ़ता है
ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी जैसे अपने पास आया उसको आगे सरका देता है। मतलब वो खुद के काम में नहीं लेता उसको, दूसरे को सरका दे, तू कर, मैं तो नहीं कर रहा, तू कर। ज्ञान बांटता है, ज्ञान बांटने का है, जीवन में उपयोग लेने का आज के ज़माना नहीं रहा। लेने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग। तो चिड़िया के बहाने कविता की एक उड़ान है, दोनों की तुलना करता है वो। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, फिर कह रहा है कि कविता की उड़ान को चिड़िया भला क्या जाने। चिड़िया तो एक सीमित सीमा तक ही उड़ती है, वो उसको क्या पता है कि कविता कितनी लंबाई तक उड़ती है। भारत के एक लेखक की प्रकाशित कविता आज के इस समय में या किसी भी समय में भी अगर वो हिंदी भाषी है और उसको हिंदी में रुझान है, हिंदी की कविता है, तो चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, जापान में रह रहा हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, बांग्लादेश में रह रहा हो, श्रीलंका में रह रहा हो, लेकिन यदि उसको अच्छी लगती है तो उस कविता को खरीदेगा, उस पुस्तक को और पढ़ेगा। तो कविता तो 7 समंदर पार जहाँ जहाँ प्राणी मात्र है, इंसान हैं, उस कविता को समझने वाले लोग हैं, वहाँ तक अपनी उड़ान तय करती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, ये तो चिड़िया की सीमा है, इस घर तक उस घर तक चली जाएगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगाकर जैसे वो भी उड़ रही हो, पर चिड़िया क्या जाने। तो जिस प्रकार कविता उड़ सकती है, मतलब कविता जितनी दूरी तय कर सकती है उतनी चिड़िया नहीं कर सकती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो जैसे फूल खिलते हैं ऐसे कविता भी खिलती है, वो भी अपनी महक, अपनी खुशबू बिखेरती है ना। जैसे फूलों में रस पराग होता है, आदमी को उसकी खुशबू लेकर आनंद आता है, वैसे ही कविता, जब काव्य सुधी पाठक होते हैं, जो काव्य को समझने वाले लोग हैं, वो उस कविता को पढ़कर बहुत आनंदित होते हैं। और कुछ कविताएं ऐसी प्रिय लगती है कि उनको कभी पाठक जो होता है वो बार बार पढ़ना चाहता है, और कभी कभी तो उसके कंठ में सवार हो जाती है। तो कभी भी उसको अवसर मिलता है तो उसको गुनगुनाना, बोलना, या कहीं सभाओं में कहीं जहाँ उसे बोलने का अवसर मिले, उसे बोलने से वो चूकता नहीं है, क्योंकि उसको वो बहुत प्रिय है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता कैसे खिल जाती है, कितनी दूर तक जाती है, और कितनी चिरस्थायी है। जैसे ही फूल खिला, ये तय हो गया कि ये 1 दिन 2 दिन में मुरझाने वाला है, मुरझाते हैं, तय है। लेकिन कविता अनंत काल तक, आज के इतिहास, आज से अपन पूर्व काल में चलें तो तुलसीदास जी रामचरितमानस उन्होंने लिखी, विनय पत्रिका, कवितावली जो सूरदास ने लिखी, कबीर के ग्रंथ हैं, और भी पुराने केशवदास, ऐसे कई सारे श्रेष्ठ कवि हुए। संस्कृत में देखें तो भारवी, कालिदास, अनेक कवियों की एक श्रृंखला है, उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी हैं, और आज भी लोग उनको पढ़ कर और आनंद लेते हैं। और यही नहीं, दुनिया के हर कोने में, अमेरिका, रसिया, और उन पुस्तकों को पढ़कर लोग भारत आते हैं। गीता जैसी पुस्तक जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और भागवत में जो छंदबद्ध है, जिसको लिखा गया है, उसको पढ़कर कई सारे विदेशी लोग और भारत में अध्यात्म और भगवान की तलाश में यहाँ आते हैं, शांति की तलाश में भारत में आते हैं। अगर वो पुस्तक वो नहीं पढ़ते तो शायद यहाँ नहीं आ पाते। क्या बात हो सके, वहीं भी कविता बढ़िया अच्छी लग रही हो, खुशबू वहाँ तक चल गई हो। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता मुरझाती नहीं है। ये फूल इस बात को क्या जाने कि कविता मेरे से भी श्रेष्ठ है और अनंत काल तक जीवित रहने वाली है। मुझे तो खिलते ही कुछ ही समय में, कुछ दिनों में ही मुरझाना है। ज़्यादातर तो सुबह से लेकर शाम तक ही खिलते हैं फूल। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन तक चलते हैं। कमल का फूल है जैसे, वो कई दिनों तक खिला रहता है, रोज़ बंद हो जाता है, वापस सूर्योदय के साथ खिल जाता है। ऐसे गुलाब का फूल भी कुछ दिन टिकता है, गुड़हल के फूल 3-4 दिन टिकते हैं शायद। ऐसे कई सारे अनेक, प्रकृति का अगर विश्लेषण करेंगे तो हम देखने में आता है कि कौन कौन से फूल है जो उनकी जीवन कितने दिनों का होता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने।
बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। फिर कभी अंत में तुलना करता है कि छोटे बच्चे से, तो जैसे बच्चा सब घरों को एक कर देता है, दो घरों में आपस में लड़ाई झगड़ा है तो अभी छोटा बच्चा ये नहीं समझता कि उस घर में लड़ाई है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँ, वो तो खेलता खेलता छूटते ही उनके घर में ज़्यादा, जहाँ रोकते तो वहाँ और जाता है दौड़ दौड़ कर, अरे वहाँ मत जा, तो छूटते ही भागेगा वहीं जाएगा। और वो भी उस बच्चे की कोमल मुस्कुराहट, निर्मल और क्या निश्चल मुस्कुराहट देखकर दुश्मन भी हो तो वो भी प्रभावित होता है छोटा बच्चा। अगर वो घर वाले नहीं देख रहे हो और वो चला जाता है तो वो भी उसको उठाकर लाड लड़ाने और प्यार करना चाहते हैं, कर ही लेते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है। मन मुटाव, दुश्मनी है तो बड़े लोगों में वैचारिक मतभेद के कारण हो जाती है, लेकिन छोटा बच्चा तो निश्चल निर्मल कोमल स्वभाव होता है बिल्कुल। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, मतलब जहाँ जहाँ उसकी पहुँचे उन सब घरों को वो एक कर देना चाहता है, सब घरों में जाता है। और अब आजकल तो थोड़ा माहौल अलग हो गया, फुर्सत नहीं रही लोगों को, लेकिन पहले जैसे छोटा बच्चा है किसी मोहल्ले में तो वो हर घर में उसकी पहुँच रहती थी और सब घर वाले उसका इंतजार करते थे। कई बार तो बच्चा चला गया तो वहीं खा के वहीं सो गया, पता ही नहीं रहता दूसरे घर वालों को, रात अंधेरा पड़ने पर ढूंढते, क्योंकि गाँव में पहले खतरे वाली कोई बात नहीं थी। अब आजकल तो बहुत खतरे हैं, कोई उठा ही ले गया तो क्या पता बच्चा आया नहीं कहाँ गया, है ना। गांव में भी बहुत सारे लोगों की घुसपैठ हो गई, कई सारे नए लोग एंट्री करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि भैया तू कहाँ से यार, कहाँ जा रहा है, क्यों आया। पहले नया आदमी कोई गांव में घुस जाता था तो पूछते थे लोग कि भैया कहाँ से है, कैसे आए हो, क्या काम है, क्योंकि तुम्हें यहाँ देखा नहीं पहले कभी, कोई भी पूछ लेता था। आज के ज़माने में पूछे सर कहीं काम, अरे बड़ी बड़ी मुझे जाओ जमजे जाऊँ तो कौन हो पूछ बाड़ो, कहीं करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर गांव वाले भी कहेंगे उससे, किसी ने जिसने पूछा उससे, अरे तेरे का क्या मतलब है यार, आया होगा जाने दे, जो जा रहा होगा जाए, अपने को क्या लेना देना, उसको ही समझाएंगे। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे कोई बोल भी नहीं सकता था, तो गांव वाला एक जना से बोल जाए तो चार जना और खड़ा हो जाए, हाँ, और दम भी नहीं रहती थी सामने वाले की। आज की तारीख में तो गाँव में घुस कर कोई किसी का घर लूट ले जाए, किसी के साथ कोई वारदात कर जाए तो गाँव वालों को पता नहीं, कोई कहता भी नहीं कुछ, जमाना बदल गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो सब घरों को जिस प्रकार से प्रेम की डोर में बांधने वाला वो बच्चा होता है, वैसे ही कविता भी सभी घरों में सब लोगों तक पहुंचकर उनके हृदय को एक सूत्र में, एक रस में बांधने का प्रयास करती है, वो संदेश सब तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो यह है कविता, कविता के बहाने। दूसरी कविता है अपनी बात सीधी थी पर, इसको कल पढ़ लेते हैं।